हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा either by metabolic activities or by their means like excess ingestion. These substances have to be removed totally or partially. In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with a special emphasis on common nitrogenous wastes. Ammonia, uric acid, and urea is the major nitrogenous waste excreted by the animals. Ammonia is the most toxic of require large amount of water for this elimination. अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए हमें लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। वहीं हम देखें तो यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक है और इसके रिमूवल के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। द प्रोसेस एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज़ अमोनोटैलिज्म। अमोनिया को एक्सक्रीट करने की जो प्रोसेस है उसको हम अमोनोटैलिज्म बोलते हैं। मैनी बॉनीफिसेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटैलिक इन नेचर। जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो हैं बॉनीफिसेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, उनको हम अमोनोटैलिक्स बोलते हैं। अमोनिया as it is readily soluble is generally excreted by diffusion across body surface or through gill surface in feces as ammonium ions. अमोनिया जो है वो फिसिस में अमोनियम आयंस के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं और जो कि डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस और गिल्स सरफेस के बीच में डिफ्यूजन होता है, उसके थ्रू ये बॉडी से एक्सक्रीट होती है। किडनी डू नॉट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनी का अमोनिया के रिमूवल में कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेट्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। Mammals, many terrestrial amphibians, marine fishes, mainly marine fishes, excreted urea and are called ureotelic. कौन कौन निकालते हैं यूरिया बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं? मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेस, जिनको हम बोलते हैं यूरियोटैलिक। जो यूरिया सीक्रेट करते हैं उनको यूरियोटैलिक, जो अमोनिया सीक्रेट करते हैं उनको अमोनोटैलिक, और जो यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं उनको यूरिकोटैलिक। Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidney. अमोनिया जो होती है वो हमारे लीवर में अमोनिया का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सबसे पहले लीवर में जाती है, वहाँ यूरिया में कन्वर्टेड हो जाती है। फिर जो यूरिया है वो ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से फिल्टर होके एक्सक्रीटेड कर दिया जाता है किडनी के थ्रू। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some these animals to maintain a desired osmolarity. कुछ अमाउंट में जो यूरिया है वो किडनी की मैट्रिक्स में रह जाता है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। रेप्टाइल, वर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट एक्सक्रीटेड नाइट्रोजिनस वेस्ट्स, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करते हैं वो है रेप्टाइल, वर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट्स। यूरिक एसिड वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल्स। ए सर्वे of animal kingdom present a variety of excretory structure. In most of invertebrates, these structures are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organ called kidney. Some of these structures are mentioned here. Protonephridia or flame cell are the excretory structure in platyhelminthes, जिसको हम फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है प्लानेरिया, रोटिफर्स, सम एनिलीड्स एंड द सिफेलोकॉर्डेट। ये जो सारे प्लेटीहेलमेंथिस हैं इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया भी हम इसको बोलते हैं। एम्फियोक्सस
Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation. Nephridia are the tubular excretory structure of earthworm. अर्थवर्म जो केचुए हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है नेफ्रिडिया, और अदर एनिलिड्स में भी यही पाया जाता है. नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस. Malpighian tubules are the excretory structure of most of the insects, including cockroach. Malpighian tubule जो excretory structure होता है वो होता है कॉकरोच में, इंसेक्ट्स में होता है. Malpighian tubules help to removal of nitrogenous wastes and osmoregulation. नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करता है, उसके साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करता है. Antennal glands or green gland perform the excretory function in crustacean like prawns. Human excretory system. In humans, the excretory system consists of a pair of kidneys. One pair kidneys होती है ह्यूमन में. One pair of ureters. Ureter जो होते हैं one pair of ureters. And urinary bladder and a urethra. Urinary bladder के साथ एक urethra. Kidneys are reddish brown, bean shaped structure. रेडिश ब्राउन होती है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बीन शेप होता है. सिचुएटेड बिटवीन लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री, क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. टी-टॉयल और L3 के बीच में होती है और डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के क्लोज होती है. ईच किडनी ऑफ एन ह्यूमन मीजर 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. उसकी लेंथ जो होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है और इसकी विड्थ जो होती है वो 5 to 7 सेंटीमीटर होती है और इसकी थिकनेस जो होती है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर. उसका वेट जो होता है एवरेज वेट होता है 120 to 170 ग्राम. Towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum. Hilum जो ये जो नोच है किडनी में अंदर की तरफ जो कॉन्केव जैसा दिख रही है वो है हाइलम. वहाँ हमारा कनेक्ट रहता है यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स. यूरेटर, ब्लड वेसल, नर्व्स जो है वो हाइलम के थ्रू ही किडनी में इंटर करती हैं. Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the renal pelvis, which projection called calycis. ये जो renal pelvis है और जो स्ट्रक्चर जहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो है कैलिक्स. ये जो स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो है कैलिक्स. द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज़ अ टफ कैप्सूल. किडनी की जो आउटर लेयर है वो टफ कैप्सूल जैसी होती है. इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. द मेडुला इज डिवाइडेड इंटू फ्यू कॉनिकल मासेस, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, प्रोजेक्टिंग इंटू कैलिक्स. साइन कैलिक्स द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द. हमने देखा कि ये जो किडनी है उसकी आउटर लेयर में दो पार्ट में, आउटर पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला. मेडुला जो होता है वो कई मेडुलरी पिरामिड से मिलकर बना होता है. मेडुलरी पिरामिड्स जो होते हैं वो फर्दर कैलिक्स में ओपन होते हैं. और जो मेडुलरी पिरामिड एंड रीनल कॉलम कॉर्टेक्स का जो पार्ट मेडुलरी पिरामिड के साइड्स में जाता है उसको बोलते हैं रीनल कॉलम, या फिर इसको एक और नाम है कॉलम्स ऑफ बर्टिनी. Each kidney has nearly 1 million complex tubules structure called nephrons. एक किडनी में 1 मिलियन से आसपास जो होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स, विच आर द फंक्शनल यूनिट्स. ईच नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट्स है किडनी की. ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 parts, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल. ग्लोमेरुलस इज अ टफ ऑफ कैपिलरीज formed by the afferent arterioles, a fine branch of renal artery. Blood from the glomerulus is carried away from efferent arterioles. ये है ग्लोमेरुलस जो अफरेंट आर्टीरियोल आता है और ये कई सारी कैपिलरी में डिवाइड हो जाता है. फिर efferent आर्टीरियोल जो होती है वो ब्लड लेके जाती है. द रीनल ट्यूब्यूल्स begin with a double walled
कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वोमेन कैप्सूल। और जो रीनल टिब्यूल्स हैं उनका विगिन्स होती हैं वो होती हैं ये वोमेन कैप्सूल से स्टार्ट होती है, यहाँ से अपने टिब्यूल से स्टार्ट हो जाता है। विच इंक्लोज द ग्लोमेरुलस, जो कि ग्लोमेरुलस को इंक्लोज किए हुए हैं वोमेन कैप्सूल। Which enclose the glomerulus. Glomerulus along with Bowman's capsule is called the Malpighian body or renal corpuscles. ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को एक साथ हम बोलेंगे मेल्पिजियन बॉडी और रीनल कार्पसल्स। द टिब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म अ हाई कॉइल्ड नेटवर्क, और जो टिब्यूल है वो आगे कंटिन्यू करती हैं, वो हाई कॉइल्ड नेटवर्क है, वो है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल PCT एंड ए हेपेरिन हेयरपिन shaped हेनले लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल्स। और एक होता है हेयरपिन शेप का हेनले लूप्स जो कि PCT के बाद आता है। ये जो है हेयरपिन शेप का येलो कलर का जो दिख रहा है, एंड विच हैज़ अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले। और जो असेंडिंग लिम्ब है वो आगे कंटिन्यू कर जाता है DCT में। कॉल नेटवर्क द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू टू अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT. The DCT of many nephrons open into a straight tubule called collecting duct, many of which converge and open into the renal pelvis through medullary pyramids in the calyces. हमने देखा कि अफरेंट आर्टेरियोल्स आते हैं, बहुत सारे कैपिलरी में डिवाइड हो जाते हैं, ये है ग्लोमेरुलस। फिर ये फर्दर जो आगे इफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू ब्लड चला जाता है, और ग्लोमेरुलस को जो कवर किए हुए हैं वो है बोमन कैप्सूल। यहाँ से हमारे टिब्यूल्स रीनल टिब्यूल्स स्टार्ट हो जाते हैं। बोमन कैप्सूल आगे जाता है तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स के बाद आता है हेयरपिन लाइक शेप जैसा होता है लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके दो पार्ट होते हैं। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले फर्दर आगे जाता है, वो बनाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये जो DCT है वो हमारी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाती है। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ हम बोलते हैं मालपीजियन बॉडी और रीनल कार्पसल्स। द मालपीजियन कार्पसल्स PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney. PCT, DCT और ये जो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल ये हमारे कॉर्टेक्स वाले पार्ट में रहते हैं ऑफ द किडनी, वेयर द लूप ऑफ हेनले डिप इनटू द मेडुला। और ये जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला के अंदर तक डिप करता हुआ जाता है, इज टू सॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। Such nephrons are called cortical nephrons. In some of the nephron of loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephron are called juxtamedullary nephron. अब नेफ्रॉन भी दो प्रकार के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड juxtamedullary नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन है जो मोस्टली कॉर्टिकल पार्ट में पाए जाते हैं और जिसका हेनले लूप मेडुलरी पार्ट में डिप रहता है लेकिन पार्शली रहता है। जो juxtamedullary नेफ्रॉन है वो उनका PCT, DCT, कलेक्टिंग डक्ट ये सारे कॉर्टिकल रीजन में है, लेकिन उसका जो हेनले लूप है वो मेडुलरी रीजन में डीप तक चले जाते हैं, रन कर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं juxtamedullary नेफ्रॉन। द अफरेंट आर्टेरियोल्स emerging for the glomerulus from a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. ये जो पूरा जो रेड कलर का जो अपनी नेफ्रॉन को कलेक्ट करे हुए हैं वो है वसा रेक्टा। A minute vessels of the network runs parallel to the Henle loop forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons. अफरेंट आर्टीरियोल जो है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इफरेंट का कम है। इसका डायमीटर ज़्यादा है तो ब्लड एकदम फ्लो के साथ आएगा, ग्लोमेरुलस में प्रेशर डालेगा जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल के बीच में ये फिल्ट्रेशन होगा, डिफ्यूजन होगा और फिर इफरेंट आर्टीरियोल में ब्लड जाएगा। ये जो इफरेंट आर्टीरियोल जाती है फर्दर ये पूरे
नेफ्रॉन्स को कवर कर लेती है, फिर वसा रेक्टा बनाती है, जो कि हेनले लूप और वसा रेक्टा के बीच में आयंस वाटर इनका डिफ्यूजन होगा और वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेंगे। आगे इनकी मैकेनिज्म है वो भी देखेंगे। यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 main process, namely glomerular filtration, reabsorption and secretion that take place in different part of the nephrons. The first step in urine formation is the filtration of blood, which is carried out by the glomerulus and is called glomerular filtration. यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो मेनली 3 प्रोसेस के थ्रू होता है। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है सीक्रेशन, जो कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट जैसे कि पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, हेनले लूप सब में अलग अलग तरीके से होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन का, सबसे पहला होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन, जो कि जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, जो कि ग्लोमेरुलस में होता है। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml blood is filtered by the kidneys per minute. 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड जो फिल्टर होता है, which constituent roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricles of the heart in a minute. 1 मिनट में एक वेंट्रिकल के द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है उसका 1/5 जो होता है फिल्टर किया जाता है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। और ये जो ग्लोमेरुलर है इसमें जो फिल्ट्रेशन होता है वो 3 लेयर के थ्रू होता है। फर्स्ट जो लेयर है वो है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ग्लोमेरुलर की जो ब्लड वेसल्स है उसकी एंडोथीलियम। द एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, और ये जो बोमेन कैप्सूल जो इसको कवर कर रहा है इसकी एपिथीलियम लेयर, और इसके बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द ग्लोमेरुलस लेयर एंड ग्लोमेरुलस की जो एंडोथीलियम लेयर है और बोमेन कैप्सूल की एपिथीलियम लेयर है, इनके बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। द एपिथीलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट, और बोमेन्स कैप्सूल की जो एपिथीलियम सेल्स है उसको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। आर अरेंज्ड इन intricate manner so as to leave some minute space called filtration slits or slit pores. Blood is filtered so finally through these membranes. ब्लड जो होता है इन तीनों मेम्ब्रेन के थ्रू ही फिल्टर होता है। सबसे पहली जो है वो ग्लोमेरुलर की एंडोथीलियम्स लेयर ब्लड वेसल्स की, और सेकंड है बोमेन्स कैप्सूल की एपिथीलियम लेयर एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 layers. The almost all the constituent of the plasma except the protein pass onto the lumen of Bowman capsule. जितने भी प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सारे पास कर जाते हैं पोडोसाइट सेल जो स्लिट स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू, एक्सेप्ट प्रोटीन को छोड़कर। देयरफॉर इट इज़ कंसाइडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसलिए हम इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ द filtrate formed by the kidney per minute is called glomerular filtration rate. किडनी के द्वारा 1 मिनट में जितना अमाउंट फिल्टर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज एन हेल्थी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml per minute, दैट इज 180 लीटर्स पर डे। एक दिन में 180 लीटर जो ब्लड होता है वो फिल्टर किया जाता है, और 1 मिनट की बात करेंगे तो 125 ml। द किडनी हैव बुल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और किडनी के पास एक रेगुलेशंस होती है जिससे वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है, मैकेनिज्म होती है। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus. GGA is special sensitive region formed by the cellular modification in distal convoluted tubules and afferent arterioles. Afferent arterioles और DCT का एक सेलुलर मॉडिफिकेशन है, लोकेशन होता है इन दोनों के बीच में। अ फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल्स, जैसे ही GFR कम होता है तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस की जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और रेनिन रिलीज़ करती हैं।
विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, और जो रेनिन निकलता है वो स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलस में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसको, देयर बाय द GFR बैक टू नॉर्मल, फिर GFR जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। अ कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज्ड, एक दिन में जो वॉल्यूम, जो ब्लड का वॉल्यूम फिल्टर होता है वो 180 लीटर्स होता है, और यूरिन जो रिलीज होते हैं वो 1.5 लीटर्स होती हैं। सजेस्टेड दैट नियरली 99% ऑफ फिल्ट्रेज हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। इससे हमें पता लगता है कि 99% जो फिल्ट्रेशन है वो उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। द tubular epithelium cells in different segment of nephron perform the either by active or passive mechanism. For example, substance like glucose, amino acid, sodium ion, etc. in the filtration are reabsorbed actively, where the nitrogenous wastes are absorbed by passive transport. नाइट्रोजिनस वेस्ट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी पैसिवली ही होता है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया into the filtrate. Tubular secretion is also an important step in urine formation, as it helps in the maintenance of ionic and acidic balance of the body. टिबुलर का जो सीक्रेशन होता है वो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन में, और मेंटेन करता है आयनिक और एसिडिक बैलेंस को बॉडी फ्लूइड्स के। फंक्शन ऑफ द टिब्यूल, कौन सी टिब्यूल का क्या फंक्शन है अब वो देखेंगे। Proximal convoluted tubules PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium. PCT की जो लाइनिंग होती है वो सेल्स जो होती हैं वो है क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन, जो कि जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट है नियरली all of the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment. PCT also help to maintain the pH and ionic balance of the body fluids, by selective secretion of the hydrogen ions, ammonia into filtrate, and by reabsorption of bicarbonate ion. PCT की जो लाइनिंग है ये हमारी PCT है, इसकी जो लाइनिंग है वो सबसे अंदर वाली लाइनिंग वो है क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सरफेस एरिया बढ़ा देती है जिससे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है वो यहीं होता है। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ, और हमारे pH और आयनिक बैलेंस को, बॉडी फ्लूइड के आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ सिलेक्टिव सीक्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का और बाइकार्बोनेट का। सेकेंड है हैनले लूप्स। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्फ, इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है इसकी असेंडिंग लिम्फ में सबसे मिनिमम होता है। हाउएवर द रीजन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल टू मेंटेन ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। द डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनले इज परमिएबल टू वाटर एंड ऑल्सो इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। जो डिसेंडिंग लिम्फ, लूप ऑफ हैनले की जो डिसेंडिंग लिम्फ है वो वाटर के लिए परमिएबल है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए इम्परमिएबल है। कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन एज इट मूव डाउन द असेंडिंग लिम्फ इज इम्परमिएबल टू वाटर बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इसकी जैसी असेंडिंग लिम्फ है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के लिए परमिएबल है और वाटर के लिए इम्परमिएबल है असेंडिंग लिम्फ, और जो डिसेंडिंग लिम्फ है वो वाटर के लिए परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है। Therefore, as concentrated filtrate pass upward, it gets diluted due to passage of electrolyte to the medullary fluid. जैसे जैसे असेंडिंग लिम्फ के थ्रू जो अपवर्ड जो फ्लूइड जा रहा होता है तो इसकी जो डाइल्यूशन है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं बॉडी से, सॉरी टिब्यूल से, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स।
Conditional reabsorption of sodium ion and water takes place in the segment. DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in blood. DCT में भी reabsorption होता है सोडियम का और वाटर का, और DCT कैपेबल होता है reabsorption ऑफ बाइकार्बोनेट का भी reabsorption होता है यहाँ. सिलेक्टिव सीक्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का और अमोनिया का, जो कि पीएच को मेंटेन करने के लिए. अब लास्ट है कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला. किडनी के कॉर्टेक्स से मेडुला के इनर पार्ट तक यह जो है रहती है, एक्सटेंड करती है कॉर्टेक्स के लेके मेडुला के इनर पार्ट तक. लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रीजन ऑफ प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन. कंसनट्रेटेड यूरिन रिड्यूस करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है. दिस सेगमेंट अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलैरिटी. और ये जो सेगमेंट है कलेक्टिंग डक्ट का, वो स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ, जिससे कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके. इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड. यह पीएच को मेंटेन करने में, आयनिक बैलेंस, ब्लड के आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. और सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन. हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का सिलेक्टिव सीक्रेशन भी यहाँ होता है. द टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट. स्टार्ट करते हैं. मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन. The Henle loop and vasa recta play a significant role in this. The flow of filtrate in two limbs of Henle loop is in opposite direction and thus form a counter current. The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in counter current pattern. जो हेनले लूप और वसा रेक्टा है, उन दोनों में फ्लूइड का जो फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम इसको काउंटर करंट पैटर्न भी बोलते हैं. The proximity between the Henle loop and vasa recta as well as counter current in them help in maintaining the increased osmolarity towards the inner medulla interstitium, that is from 300 milliosmolar in the cortex to about 1200 milliosmolar in the inner medulla. कॉर्टेक्स की साइड जो कंसंट्रेशन होती है वो 300 रहती है मिलियोस्मोलीटर, एंड जो मेडुला की साइड जो कंसंट्रेशन रहती है वो 1200 हो जाती है. दिस ग्रेडियंट इज़ मेनली कोज्ड बाय NaCl एंड यूरिया. और ये जो ग्रेडियंट है वो NaCl और यूरिया की तरह किया जाता है. NaCl इज़ ट्रांसपोर्ट बाय द असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप विच इज़ एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वसा रेक्टा. जो हेनले लूप का असेंडिंग पार्ट है, ये जो असेंडिंग पार्ट है हेनले लूप का, वहाँ से NaCl निकलता है और जो और यहाँ से एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ वसा रेक्टा के डिसेंडिंग पार्ट में. NaCl इज रिटर्न इनटू इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वसा रेक्टा, और फिर से रिटर्न कर दिया जाता है वसा रेक्टा के असेंडिंग पोर्शन के द्वारा. ये जो असेंडिंग पोर्शन है वसा रेक्टा का, वहाँ से फिर से दे दिया जाता है. सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले लूप विच इज़ ट्रांसपोर्ट बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग डक्ट. इसी तरह स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी होता है, वो भी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और कलेक्टिंग डक्ट की जो टिब्यूल है वहाँ से बैक कर दिया जाता है इंटरस्टिशियम में. द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनले लूप एंड वसा रेक्टा इज कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म. और ये जो सारी स्पेशल मैकेनिज्म थी, हम इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं. दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. और ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है. एक बार ये डायग्राम देखेंगे. ये है अफरेंट आर्टीरियल जो ब्लड लेके आता है और ईफरेंट आर्टीरियल जो ब्लड लेके जाता है.
दिस इज़ ग्लोमेरुलस एंड दिस इज़ बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिलकर बोलते हैं मेल्पिजियन टिब्यूल्स। दिस इज़ पीसीटी, जहाँ कंसनट्रेशन है 300। इट इज़ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जहाँ से वाटर जो होता है वो निकलता चला जा रहा है, जिससे कंसनट्रेशन जो होती है बढ़ती चली जा रही है, और मेडुला में जो कंसनट्रेशन है वो 1200 ml हो जाती, मिलीऑस्मोलीटर हो जाती है। उसी तरह अब फिर से जब डीसीटी में आएंगे तो यहाँ से पानी उतना ही है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो निकलता जा रहा है, और ये जो सोडियम क्लोराइड है वो बर्शा रेक्टा के डिसेंडिंग लूप के द्वारा ले लिया जाता है। फिर से कंसनट्रेशन 300 हो जाती है, और फिर से वाटर निकलता जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर कंसनट्रेशन 1200 मिलीऑस्मोलीटर हो जाती है। यूरिया जो होता है स्मॉल अमाउंट में, वो भी हमारे इंटरस्टिशियम स्पेस में आ जाता है। आगे देखते हैं। In the medullary interstitium, presence of such interstitium gradients help in easy phase of water from the collecting duct, thereby concentrating the filtrate. Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrated form. पहले 300 था, और यूरिन का जो कंसनट्रेशन होती है वो 1200 मिलीऑस्मोलीटर होती है, यानी 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। द फंक्शन ऑफ द किडनी इज efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involve the hypothalamus. जो किडनी का जो फंक्शंस है वो हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा रेगुलेट होते हैं। हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है इसमें। जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस एंड टू सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। Osmoreceptor in the body are activated by change in blood volume, body fluid volume and ionic concentration. ऑस्मोरिसेप्टर्स जो होते हैं हमारी सेल्स में और किडनी की सेल्स में और यूरिनरी ब्लैडर्स में, ये एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही ब्लड वॉल्यूम्स में कोई भी चेंज होता है या फिर आयनिक कंसनट्रेशन में कोई भी चेंज होता है तब। An excessive loss of fluid from the body can activate these receptors, which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone or vasopressin from the neurophysis. जैसे ही हमारी बॉडी से जो फ्लूइड का लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो ये जो ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को एंटीडायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ करने के लिए। एंटीडायूरेटिक हार्मोन को हम वैसोप्रेशन भी बोलते हैं। ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल, और ये जो ADH है वो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, इससे वो डायूरेसिस को रोकता है। एंड इंक्रीज द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाता भी है। कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस द ADS रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। अब ADH अगर ये रिसेप्टर फिर धीरे धीरे स्विच ऑफ हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, इससे ADS रिलीज जो हो रहा होता है वो नहीं होता। ADS कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी अफेक्ट्स ऑफ ब्लड वेसल्स। किडनी के फंक्शन को भी अफेक्ट करता है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन करा के। दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR। ADS जो होता है वो हमारे GFR को भी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, ग्लोमेरुलस के ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है। द जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस प्ले कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल टू रिलीज रेनिन। जैसे ही हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, तो ये JG सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और रिलीज़ करती हैं रेनिन। रेनिन जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, एंड फर्दर एंजियोटेंसिन 2 एंड एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और फर्दर एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर,
एंड देयर बाय GFR। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो GFR को इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करा के। एंजियोटेंसिन सेकंड ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। और ये जो होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करता है एल्डोस्टेरॉन निकालने के लिए। एल्डोस्टेरॉन का काम जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर को और सोडियम आयन को डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल, DCT वाले पार्ट से। दिस ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। इससे यह भी ब्लड प्रेशर को और GFR को बढ़ाने में हेल्प करता है। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये जो सारी मैकेनिज्म थी, सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे ही ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हुए, तो जेजी सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और रिलीज़ करती हैं रेनिन को। रेनिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में एंड फर्दर एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है वो पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराने में हेल्प करता है, जिससे कि GFR और ब्लड प्रेशर बढ़ाया जा सके। एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ कराने को, और ये जो एल्डोस्टेरॉन है वो DCT में जाती है और सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करती है, इससे ब्लड प्रेशर और GFR को इंक्रीज़ किया जा सके। और ये जो सारी मैकेनिज्म है इसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोलते हैं। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू एट्रिया टू द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ब्लड फ्लो में इंक्रीज़ होता है तो जो हार्ट में एट्रिया रिलीज़ करती है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ये जो होता है ANF कैन कॉज वैसोडाइलेशन में हेल्प करता है एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, इससे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। टॉपिक नेम इज मिक्सचुरेशन। स्टार्ट करते हैं। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system। यूरिनरी ब्लैडर्स में यूरिन स्टोर रहती हैं जब तक कि CNS से वॉलंटरी सिग्नल नहीं आ जाता। दिस सिग्नल इज इनिशिएट बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। और ये सिग्नल जब इनिशिएट होता है जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेचिंग होती है, यानी यूरिन ज़्यादा फिल्स हो जाती है, एज इट गेट्स फिल्ड विथ यूरिन। In response, the stretch receptor on the walls of the bladder send signal to the CNS। और जो यूरिनरी ब्लैडर की बॉल पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे CNS में सिग्नल भेजते हैं जैसे ही स्ट्रेच होता है मसल्स में यूरिनरी ब्लैडर का। द CNS passes on motor message। CNS जो होता है वो मोटर मैसेज पास करता है, इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसमें स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, और स्टिमुलेट साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है और इन स्फिंक्टर जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में उसको रिलैक्स कराता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज इन यूरिन इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज़ कॉल्ड द मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मिक्सचुरेशन, और जो न्यूरल मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 liters ऑफ यूरिन पर डे। द यूरिन फॉर्म्ड इज अ लाइट येलो कलर वाटर फ्लूइड विद स्लाइटली एसिडिक, नॉर्मली इसकी pH 6 होती है, एंड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एंड एन एवरेज 25 to 30 gram of urea is excreted out per day. Various conditions can affect the characteristics of the urine. Analysis of urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as malfunctioning of the kidney. यूरिन की एनालिसिस करके हम बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की डायग्नोस कर सकते हैं और साथ ही किडनी की माल फंक्शनिंग को भी देख सकते हैं। For example, presence of glucose is called glycosuria and ketone bodies को हम ketonuria in urine are indicates of diabetes mellitus। यदि हमारी यूरिन्स में ग्लूकोज आ रहा है, कीटोन बॉडीज़ आ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स और साइंस और सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के।
द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ द ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, और जो अदर ऑर्गन्स है उनका एक्सक्रीशन में क्या रोल होता है. अदर देन द किडनी, लंग्स, लीवर, स्किन help in elimination of excretory wastes. Our lungs remove large amount of carbon dioxide, approximately 200 ml per minute. लंग्स 200 ml एक मिनट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, और कुछ मात्रा में पानी भी निकालता है. लीवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, secreted bile containing substance like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroids, hormone, vitamins, and drug. Most of these substances ultimately pass out all along with digestive waste. लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, सीक्रेट करती है वाइल कंटेनिंग, जैसे बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको सीक्रेट करती है. स्टेरॉयड हार्मोन को डिग्रेड करती है, विटामिन्स और ड्रग को भी डिग्रेड करती है, और अल्टीमेटली डाइजेस्टिव वेस्ट जो होते हैं उनको बॉडी से निकालने की, टॉक्सिसिटी को कम करने में हेल्प करती है. The sweat and sebaceous glands in skin can eliminate certain substance through their secretions. Sweat products via the sweat glands is watery fluid containing NaCl, a small amount of urea, lactic acid etc. यूरिया, NaCl, लैक्टिक एसिड्स, ये जो स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं ये एक्सक्रीट करती हैं. तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वेट इज़ टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी सरफेस. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ some of the waste mentioned above. Sebaceous glands eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons, waxes through sebum. This secretion provides a protective oily covering for the skin. Do you know the small amount of nitrogenous waste could be eliminated through saliva too? अब लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम से कौन कौन से डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं. माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया. यदि हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ रही है तो हम उसको बोलेंगे यूरेमिया, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलुअर. बहुत हार्मफुल है और किडनी भी फेलुअर को ये हो सकता है इसकी वजह से. इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस की मदद से हम यूरिया को रिमूव कर सकते हैं बॉडी से. ड्यूरिंग द प्रोसेस हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनिएंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी. हीमोडायलिसिस के दौरान जो हम ब्लड ड्रेन करते हैं एक कन्वीनिएंट आर्टरी होती है और जिसको डायलिसिस के लिए पंप करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी एक तैयार की जाती है पूरी. ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनिएंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग अ एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन. और इसमें एंटीकोगुलेंट ऐड कर दिया जाता है उस आर्टरी में जाने से, ब्लड को ड्रेन करने से पहले. द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय फ्लूइड. एक सेलोफेन ट्यूब होता है जो फ्लूइड को सराउंड किए रहता है, डायलेसिंग फ्लूइड को, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट. प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है वो सेलोफेन ट्यूब में भी सेम कंपोजिशन ही रहती है एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट. द porous cellophane membrane of the tube allow the passage of molecule based on concentration gradient. As nitrogenous waste are absent in the dilating fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. The clear blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin to it. This method is a boon for thousands of uremic patients all over the world. Kidney transplantation is the ultimate method in the correction of acute renal failure. A functioning kidney is used in transplantation from a donor, preferably a close relative, to minimize its chance to rejection by the immune system of the host.
Modern clinical procedure have increased the success rate of such a complicated technique. Renal calculi, stone or insoluble mass or crystallized salts formed within the kidney. जो किडनी में रीनल कैलानिकुलाई स्टोन हो जाते हैं, ये ऑक्जिलेट्स होते हैं. क्रिस्टल साल्ट जो होते हैं वो ऑक्जिलेट्स होते हैं. एंड लास्ट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरुलाई का. थैंक यू.